नमस्कार दोस्तों कई बार ये होता है कि कुछ लेखक, कवि, शायर या कलाकार वो एक प्रतीक पुरुष बन जाते हैं संघर्ष का, जुझारू होने का। मैं मिसाल के तौर पर आपको आजकल की इवेंट्स का हवाला देते हुए आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों में उबाल है। वहाँ पर पिछले कुछ दिन पहले ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा 11 प्रतिपक्षी दलों ने मिलकर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया। एक बहुत बड़ी रैली हुई जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए और वहाँ जहाँ की सेना का वर्चस्व है शासन तंत्र के ऊपर, ऐसे मुल्क में सेना के ख़िलाफ़ या तत्कालीन राजनीतिकों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना, एक बगावत का एक आह्वान करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेरा जो कहने का मकसद ये नहीं है कि बगावत उचित है या नहीं है, ये बातें बाद में, ये विषय हमारा है भी नहीं। बात जो है कि इसमें भूमिका किस तरह से कई बार जो सृजनशील लोग हैं उनकी भूमिका बन जाती है। वहाँ उस मुल्क में, हमारे यहाँ भी यही हुआ था 1975 में, जब आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष की बात थी, या उससे पहले स्वाधीनता प्राप्ति से पहले जो जूझना था। इन सब में भूमिका क्रिएटिव लोगों की, साहित्यकारों की, शायरों की बहुत भूमिका रही है। वहाँ पर इन दिनों में क्या हो रहा है कि इन दिनों में हर जगह से, हर मंच पर, राजनीतिक मंच पर, विशेष रूप से प्रतिपक्षियों के मंच पर, या तो फैज़ अहमद फैज़ की नज़में पढ़ी जा रही हैं, हम देखेंगे उनकी बहुत बड़ी नज़्म है, और या हबीब जालिब को सबसे ज़्यादा याद किया जा रहा है। हबीब जालिब ने जो भी लिखा सत्ता पक्ष के ख़िलाफ़, उन बाकायदा एक चिंगारियाँ उस शख्स की शब्दों में, शब्दावली में, उनकी नज़मों में, उनकी गज़लों में बाकायदा मिल जाती हैं। और उन्होंने शासन तंत्र के ख़िलाफ़ जो भी मोर्चे लगे, उन मोर्चों को उन्होंने जन मोर्चों के साथ, जन आंदोलनों के साथ जोड़ा, और जोड़ने के बाद वो बाकायदा एक प्रतीक पुरुष बन गए, सिंबल बन गए विरोध का। अगर विरोध करना हो तो कुछ उसमें कमिटमेंट्स चाहिए, कुछ वैचारिक आस्थाएं चाहिए, वैचारिक जुड़ाव चाहिए। वैचारिक जुड़ाव नहीं है तो आपका विरोध किसी काम का नहीं है। वहाँ एक और हैं शायर बाबा नजमी, हबीब जालिब, फैज़, और उनके अलावा चौथा नाम उस्ताद चिरागदीन दामन का। उस्ताद चिरागदीन दामन इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं, हालांकि वो मूल रूप से पंजाबी के शायर रहे हैं, वो इसलिए प्रासंगिक हो जाते हैं कि उनको भी अपने मुल्क में सेना के ख़िलाफ़ बगावत वाली भाषा इस्तेमाल करने के लिए जेल जाना पड़ा था। और मित्रों, दिलचस्प बात यह है कि जिन चारों के मैंने नाम लिए, इन चारों को अलग अलग वक्तों में, अलग अलग समय में, अलग अलग वक्त में, इन सब को सिर्फ़ अपनी जो कृतियाँ थी, अपनी रचनाएं थी, अपनी गज़लें थी, नज़में थी, उनके आधार पर जेल की यात्राएं करनी पड़ी। और एक दिलचस्प वाक़या है कि वो रह नहीं सकते थे विरोध के बिना। उनकी भाषा में एक तेवर ऐसा बन गया था। अब जैसे उस्ताद चिरागदीन दामन साहब को लीजिए, पाकिस्तान में अयूब खान साहब का शासन था। मार्शल अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान साहब जनरल थे पहले, जनरल के बाद उन्होंने ख़ुद को, अपने आप को ही प्रमोट कर लिया और फील्ड मार्शल बन गए, जिनके वक्त में 1965 की जंग हुई थी। तो उस वक्त भी वहाँ ये था कि सरकार का गुणगान करने के लिए सरकारी मशीनरी है। तो उस वक्त वहाँ का जो लोक संपर्क विभाग था, उन्होंने एक मुशायरा रखा सरकार के 2 साल या 3 साल पूरे होने पर, और शायद 5 साल हो गए होंगे पूरे होने पर, एक मुशायरा रखा गया। और उन दिनों मुशायरों की एक परंपरा होती थी कि एक पंक्ति दे दी जाती थी, जिसे तरा मिसरा कहते थे, कि एक पंक्ति दे दी और उसी पंक्ति पर ही सारी नज़में या गज़लें लिखी जाएं, ये हिदायत होती थी। और उसके लिए उनको पेश करने के बाद उनको मुआवजा अच्छा मिल जाता था। तो वहाँ एक मुशायरे में उस्ताद चिरागदीन दामन को बुलाया गया, और मुशायरे का जो तरा मिसरा था वो ये था कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, मतलब अपने देश का गुणगान करना है। और सभी लोग जो श्रोता थे, उन दिनों दर्शक तो कम होते थे, श्रोता ज़्यादा होते थे, क्योंकि आकाशवाणी से रिले होना था मुशायरे ने। तो सबको ये बड़ी एक थोड़ा सा दिलचस्पी का मरकज़ था ये बात सबके लिए कि चिरागदीन दामन इस बारे में क्या कहेगा।
जब उसे ये कहना पड़े कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, तो बड़ी अजीब बात है कि वो क्या कहेगा बंदा। लेकिन सबको ये भी तवक्को थी कि वो उसको आदमी को बात कहनी आती है, वो बात कहना आती है। कुछ लोग भाषा का इस तरह से प्रयोग भी करते हैं, तो उसको बात कहना आती थी और वो लाजिम तौर पर वो कुछ ना कुछ ऐसी अनूठी बात कहेगा जो दिलचस्पी का मरकज़ बनेगी। और वही बात हुई। उन्होंने पहली 2 लाइनें पढ़ ली, लाइव प्रोग्राम था, रिले हो गई, और लेकिन रिले होते ही उनको स्टेज से नीचे खींच लिया गया और जेल के सीट में बंद कर दिया गया। पंक्तियाँ क्या थी? 2 बार उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, जिधर वेखो फौजा ही फौजा। अब उस वक्त किसी फ़ौजी हुक्मरान के ख़िलाफ़ आप ऐसी बात दबी ज़बान से एक सांकेतिक भाषा में कह दो तो बड़ी मानी जाती थी। और उसके बाद वही हुआ जिसकी तवक्को थी कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और उसी नज़्म के बूते पर, वो 2 पंक्तियों के बूते पर बेचारे 6 महीने जेल में रहे। और जेल में कोई सुख सुविधाएं देने का तो सवाल ही नहीं था, और वो फ़ौजी बंदों ने क्या उनका हाल किया, ये चीज़ें यहाँ उनका जिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम उनको मेहमान बना के तो नहीं रखा। और यही बात हबीब साहब की थी, यही बात ये बाबा नजमी के साथ और फैज़ के साथ भी। फैज़ के साथ तो बहुत बड़े बड़े हादसे हुए इसी मामले को लेकर, और एक बार तो उनको देश से निकाल भी दिया गया, निर्वासन की ज़िंदगी बिताने पर भी मजबूर किया गया। और ये चीज़ें मित्रों, व्यवस्था के ख़िलाफ़ जब चुनौती का वक्त आता है तो उस वक्त जो वैचारिकता से बंधे हुए लेखक या कवि या विचारक होते हैं, या निबंधकार या फीचर लेखक होते हैं, वो अपनी बात कहे बिना नहीं टलते, क्योंकि उनके सामने शब्दों की और भाषा की गरिमा का सवाल भी होता है कि आपने सही वक्त पर सही शब्दों का इस्तेमाल करके सही भावों को व्यक्त किया या नहीं किया, आप इम्तहान पे हैं। और हमारे यहाँ भी यही हुआ कि रामधारी सिंह दिनकर जैसे दिग्गज पुरुष, जिन्होंने उर्वशी जैसा महाकाव्य लिखा और अपनी हुंकार, कुरुक्षेत्र, ऐसी रचनाएं जिन्होंने दी जो बिल्कुल अमर हो गई। रश्मि रथी उनकी बहुत ही प्रचलित कविता है, लंबी कविता है, और उसको खंड काव्य भी माना जाता है। तो ऐसी जो प्रबल, जो ओजस्वी कविताएं थी उन लोगों ने दी, वो रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने उर्वशी और पुरुरवा के संबंधों को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी थी उर्वशी के माध्यम से, और जिन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय जैसा ग्रंथ इस देश को दिया, उनको भी जब जेपी का आंदोलन चला तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो ये जो थी बात उनको कहनी पड़ी, मंच से आकर ऐसी कविताएं भी पढ़नी पड़ी। उनमें लोकतंत्र की जय घोष उसको माना गया कि ये लोकतंत्र का जय घोष है जो उन्होंने किया है। और यही स्थिति दुष्यंत कुमार के साथ थी कि आपातकाल को जिस ढंग से, जिस तीव्रता के साथ आपातकाल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का और उसके दमन के विरुद्ध एक बिगुल बजाने का, शंखनाद करने का कार्य अपनी गज़लों के माध्यम से दुष्यंत ने किया, वो भी गज़ब का था। और इन्हीं चीज़ों के लिए कहने का मकसद ये है कि जब भी कृतिकार, सृजनशील व्यक्ति, क्रिएटिव व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो अपने परिवेश में अपने सामूहिक सरोकारों और लोगों के सरोकारों, आम आदमी के सरोकारों से जुड़ के कहता है, उससे हट के नहीं कह सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों आपसे इजाज़त, शुक्रिया।